साथियों, वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए अब बहुत ही कम समय बचा है और आज के इस वीडियो में हम उसी कम समय का सदुपयोग करेंगे। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान भूगोल को पूरा अध्ययन करने वाले हैं सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अनुसार। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से समझा देता हूँ। और मैंने काफ़ी बार देखा है कि लोग सिलेबस के बाहर की चीज़ें भी पढ़ लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अनुसार जो मैं आज की इस वीडियो में आपको पूरा कवर करा दूंगा, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा और इसके जो नोट्स है उन नोट्सों को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आपका 70 से 80% काम तो यही हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। सिलेबस में आपको दे रखा है कि राजस्थान की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में दे रखा है, जलवायु के बारे में दे रखा है, अफवाह प्रणाली के बारे में दे रखा है, प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में दे रखा है, कृषि के बारे में दे रखा है, पशुधन एवं डेयरी विकास को आपको अच्छे से अध्ययन करना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और मेरे साथी कई बार इस टॉपिक को छोड़ के चले जाते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो एक नंबर का क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एक नंबर भी जोड़ के चलते हो ना, तब आप सिलेक्शन के पास पहुँचते हो। उसके बाद में जनसंख्या तो ऐसा टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सरल सा क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है और आप इस क्वेश्चन को सही से नहीं कर पाते हो। तो आप इसे भी अच्छे से अध्ययन करके जाना। उसके बाद में जनजातियों को अध्ययन करना है, उद्योग को अध्ययन करना है और पर्यटन स्थल और पर्यटनों को अध्ययन आपको करना है। तो आप सिलेबस को एक बार समझ चुके होंगे और सिलेबस को ब्रीफ में मैंने नीचे भी लिख रखा है, वो भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि सिलेबस में क्या क्या है। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आप इस वीडियो को, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आप इस वीडियो को लंबे समय तक याद रखोगे। तो सिलेबस को एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। सिलेबस को मैं अच्छे से यहाँ पे मैंने समझा रखा है। देखो, आपको 8 से 9 टॉपिक सिलेबस के अंदर दे रखे हैं, जिसमें हम राजस्थान की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे कि राजस्थान की भौगोलिक विशेषता किस प्रकार की है। इसमें स्थिति हो गई, विस्तार हो गया, क्षेत्रफल, सीमाएं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा हमारा जो टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है जलवायु को लेकर। जलवायु को लेकर भी हम अध्ययन करेंगे कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, कहाँ पे अधिक वर्षा होती है, कहाँ पे कम वर्षा होती है। उसके बाद में तीसरा हमारा टॉपिक है अफवाह प्रणाली, जिसके अंदर हम नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन सी नदी प्रणाली कहाँ पे है। यानी कि राजस्थान की 3 प्रकार की नदी प्रणालियाँ हैं: अरब सागरीय नदी प्रणाली, बंगाल की खाड़ी नदी प्रणाली और आंतरिक प्रवाह की नदी प्रणाली। उसके साथ ही हम झीलों को भी अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पतियों को अध्ययन करेंगे और उसके प्राकृतिक वनस्पतियों के बाद कृषि से, यानी कि जैसे रबी, खरीफ, जायद, ऐसी फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे इनको। उसके बाद में हमारा जो छठवां टॉपिक है महत्वपूर्ण, वो है पशुधन एवं डेयरी विकास। उसके बाद में हम जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम उद्योगों के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे और लास्ट में हम अध्ययन करेंगे पर्यटन और प्रमुख पर्यटन स्थल, सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। और सभी के बारे में मैं लेटेस्ट जानकारी लेके आया हूँ। और साथियों, यकीन मानिएगा, ये तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिलेबस का ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। अगर आप अगर आप एक बार नोट्सों को अच्छे से देख लोगे ना, तो आप भी कहोगे कि वाकई में क्या शानदार नोट्स है, क्या शानदार क्लास रही है आज की। तो शुरू करें। सबसे पहले हम पहले ही टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। तो साथियों, क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है और हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश और इसका वर्गीकरण। साथियों, इमेजेस पे मत जाना, क्योंकि इमेजेस तो सिर्फ और सिर्फ डायग्राम को समझाने के लिए है। वाकई में ये नोट्स है वह बहुत ही क्रीम नोट्स है, बहुत ही अच्छे नोट्स है और बहुत ही ब्रीफ में मैंने और बहुत ही अच्छी चीज़ों को इन नोट्सों के अंदर में मैंने शामिल किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में जो जिन वैज्ञानिकों ने विभाजन किया था, उनमें सबसे पहले आते हैं वी.सी. मिश्रा। इन्होंने कब विभाजन किया था? 1968 में विभाजन किया था 7 भागों में। यह राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को वैज्ञानिक आधार पर बांटने का सर्वप्रथम प्रयास था, जो कि किन्होंने किया था? वी.सी. मिश्रा ने किया था। आपको यह याद रखना है। उसके बाद में बात करें तो 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में उन्होंने उच्चावच जलवायु और कृषि के आधार पर राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। किन किन भागों में किन किन चीज़ों को शामिल किया है? उच्चावच को शामिल किया है, जलवायु को शामिल किया है और कृषि को शामिल किया है। इनको शामिल करने के बाद कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में बांटा है। अब 7 भागों के बारे में यहाँ पे नीचे लिख रखा है, जो आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहला है नहरी प्रदेश, जिसके अंदर कौन कौन सा क्षेत्र आ जाता है? गंगानगर। देखो, यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि नहरी प्रदेश
कौन सा है? ये वाला नहरी प्रदेश हो गया आपका, दिख रहा होगा कौन सा है? ये वाला नहरी प्रदेश है। नहरी प्रदेश जिसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हो जाते हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़ इस क्षेत्र में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद बात करें तो दूसरा हमारा जो प्रदेश था वह था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिसके अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का अत्यंत सूखा और रेतीला क्षेत्र इसके अंदर शामिल है। कौन कौन से क्षेत्र है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में है। ठीक है, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन कौन से हैं? बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें शामिल है? लूणी बेसिन और शेखावाटी क्षेत्र, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र में शामिल है। मरुस्थल और अरावली के बीच का संक्रमण क्षेत्र, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मरुस्थल और अरावली के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र है वह कौन सा क्षेत्र है, तो वह है अर्ध शुष्क प्रदेश। उसके बाद में अरावली प्रदेश, मध्य राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली अरावली पर्वतमाला है ना। यानी कि जो चौथा क्षेत्र है, देखो पॉइंट चौथा, और ये आप देख सकते हो कि जो चौथा क्षेत्र है वो कौन सा है? अरावली का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इमेजेस के माध्यम से देख सकते हैं, ये चौथा क्षेत्र कौन सा है? ये अरावली का है। पांचवा क्षेत्र है पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। आप देख सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये रहा पांचवा प्रदेश। इस प्रदेश के अंदर जयपुर, भरतपुर आदि मैदानी क्षेत्र शामिल हो जाते हैं। क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी और कई अन्य नदियाँ मिलकर यहाँ पर क्या करती है? जलोढ़ मृदा यहाँ पर लेके आती है और यहाँ के क्षेत्र को क्या करती है? उपजाऊ बनाती है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा साथियों। छठवा है चंबल बीहड़ प्रदेश। छठवा कौन सा है? देखो चंबल बीहड़ प्रदेश, ये रहा चंबल बीहड़ प्रदेश। देखो चंबल नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो चंबल बीहड़ प्रदेश के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और देखो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन से हैं, वो देखिएगा। वो ये है कि चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो उबड़ खाबड़ है भूमि क्षेत्र, जिसे डांग क्षेत्र कहते हैं, और डांग की रानी करौली को कहा जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। सातवां है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, यानी कि हाड़ौती पठार, जहाँ काली मिट्टी की खेती होती है, यानी कि हाड़ौती प्रदेश, ये सातवां क्षेत्र हो गया। तो एक बार आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रो वीसी मिश्रा के अनुसार इसका जो वर्गीकरण था वो 7 भागों में था और किस प्रकार से था। साथियों ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन नोट्सों को अगर आप एक बार पढ़ के चले जाओगे तो आपकी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आप समझ चुके हैं। देखो नहरी प्रदेश हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि प्रदेश चंबल बीहड़ और दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। ये प्रदेश किस वैज्ञानिक के आधार पर थे? तो प्रो वीसी मिश्रा के आधार पर। कब किया था उन्होंने? 1968 में किया था, और अपनी पुस्तक का नाम क्या बताया था उन्होंने? राजस्थान का भूगोल। ठीक है, किस आधार पर बांटा था? उच्चावच जलवायु और कृषि के आधार पर बांटा था। आगे चलते हैं। आगे हैं दूसरे प्रकार के जो वैज्ञानिक थे, यानी कि कुछ भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने राजस्थान का वर्गीकरण किया था। तो वो कौन थे? प्रो रामलोचन सिंह। उन्होंने 1971 के अंदर 2 बड़े, 4 मध्यम और 12 छोटे भागों में राजस्थान का वर्गीकरण किया था। तो 2 बड़े कौन सा था? एक तो था पश्चिमी अरावली और मरुस्थलीय क्षेत्र, और दूसरा था राजस्थान का पठार। ठीक है, जिसके अंदर पूर्वी मैदान भी शामिल है और दक्षिणी पूर्वी पठार भी शामिल है। अब जो पहला हिस्सा था, यानी कि पश्चिमी अरावली मरुस्थल का जो पहला हिस्सा था वो था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली प्रदेश, ये इसके अंतर्गत आते थे। और जो राजस्थान का पूर्वी पठार था उसमें आते थे पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। और इनके जो 3 छोटे छोटे लघु प्रदेश भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन आपसे बस इतना ही पूछेगा कि प्रो रामलोचन सिंह ने राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया था, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ चुके होंगे। अगर आपसे यह पूछ लिया कि कौन से सन में किया था, तो आप बता देना 1971 में किया था। उनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो भारत का प्रादेशिक भूगोल में भारत का वर्गीकरण करते समय उन्होंने राजस्थान का एक बहुत ही सूक्ष्म और विस्तृत वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया। इन्होंने धरातलीय विशेषता के आधार पर बांटा। ठीक है, धरातलीय विशेषता के आधार पर राजस्थान का वर्गीकरण किया था इन्होंने। ठीक है, तो इनके बारे में भी अब यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें थी। देखो व्रत प्रदेश, जिसके अंदर देखो राजस्थानी, पश्चिमी, अरावली और मरुस्थलीय प्रदेश आ जाता है। मध्यम प्रदेश
ये सब हमने अभी आपको मैंने इस चित्र के माध्यम से समझा दिया है। तो समय है वह कम बचा है और समय का सदुपयोग करेंगे और सीधा आगे चलते हैं। आगे एक और भूगोलवेत्ता यानी कि वैज्ञानिक के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं, जिन्होंने राजस्थान के भूगोल का वर्गीकरण किया था। और इनकी तो पुस्तक भी काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि इनकी पुस्तक मार्केट में काफ़ी बिकती है। उनका नाम है डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना। 1994 में उन्होंने राजस्थान का वर्गीकरण किया था, और सर्वमान्य जो वर्गीकरण था राजस्थान का, वह हरि मोहन सक्सेना का वर्गीकरण ही माना जाता है। बहुत से मेरे टीचर साथी राजस्थान हरि मोहन सक्सेना की किताब के माध्यम से ही राजस्थान का भूगोल पढ़ाते हैं, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध किताब है और इस किताब में से ही एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। वर्तमान में हम राजस्थान के जो मानक भूगोल पढ़ते हैं वह डॉक्टर एच एम सक्सेना और प्रो ए के तिवारी द्वारा निर्धारित, यानी कि एक और थे जो कौन थे, तिवारी साहब की किताब भी बहुत फेमस है। 1994 में हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित पुस्तक राजस्थान का भूगोल में उन्होंने उच्चावच और जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 मुख्य भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। अब देख लीजिएगा साथियों, यहाँ इस सारणी से ही आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ लिया जाएगा। देखिएगा 4 प्रदेश कौन कौन से थे। सबसे पहला था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा था अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा था पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 4 प्रकार के प्रदेश थे। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है कि क्षेत्रफल को लेकर पूछा जाता है, और कई बार एग्जाम में आ चुका है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कितने क्षेत्रफल में विभाजित है, 61.11%। यहाँ पे लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। और मुख्य विशेषता क्या है, थार का मरुस्थल और रेतीली मिट्टी, शुष्क जलवायु यहाँ की मुख्य विशेषता है। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, क्षेत्रफल कितना है इसका, 9% क्षेत्रफल है। जनसंख्या यहाँ पे 10% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला और खनिजों का जो समूह है वह यहाँ पर पाया जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश 23% क्षेत्रफल में है, जनसंख्या है 39%, और नदियों द्वारा निर्मित है ये मैदान। अभी मैंने आपको बताया, जैसे हम ऊपर पढ़ रहे थे तो मैंने बताया कि जलोढ़ मृदय नदियाँ यहाँ पे जलोढ़ मृदय लेके आती है, और ये मैदानी प्रदेश, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती है राजस्थान के अंदर, और इसी मैदान के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी पाया जाता है। आखिरी उन्होंने बताया था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती का पठार भी जानते हैं, जो कि अपनी काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, अपनी काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है हाड़ौती का क्षेत्र। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना का यह जो 4 भागों में जो विभाजन है वह सर्वाधिक मान्य और प्रचलित विभाजन है। तो आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर आप इन नोट्सों को, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ये नोट्स आपको मिल जाए, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ये नोट्स मैं आपको ऐसे कैसे भेज दूंगा। आगे चलते हैं सिलेबस के अनुसार। तो हम आगे चलते हैं और एक एक भौतिक प्रदेश को हम विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारा जो भौतिक प्रदेश आ जाता है वह आ जाता है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, पहले ही लाइन सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है कि देखिएगा, टर्सरी काल में भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ था। जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका निर्माण कब हुआ था, टर्सरी काल के अंदर टेटिस सागर के स्थान पर हुआ था। और टेटिस सागर के इसका निर्माण टेटिस सागर के स्थान पर टर्सरी काल में पिछले 7 करोड़ वर्ष में हुआ है। इसे थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार अरावली के पश्चिम में, देखो जिलों को नाम आप देखना चाहो तो जयपुर, फलोदी, बालोतरा के बाद में कौन कौन से क्षेत्र है, बालोतरा के बाद में आप देख सकते हैं बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, सिरोही, यह पश्चिमी भाग है। यानी कि राजस्थान का लगभग 61.11% भाग मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 300 मीटर है, और इसका जो ढाल है वह दक्षिण पश्चिम की ओर है। यह भी आपको याद रखना है। इसका ढाल किस ओर है, इसका ढाल है दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर इसकी ऊंचाई है। एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि देखो इर्ग
यानी कि ईर्ग कौन सा क्षेत्र होता है? रेतीला मरुस्थल क्षेत्र ईर्ग कहलाता है। उसके बाद हम्मादा, कठोर चट्टानी मरुस्थल हम्मादा कहलाता है। उसके बाद में है रेग, यानी कि पथरीला मरुस्थल, पथरीला और मिश्रित मरुस्थल रेग कहलाता है। और ये तीनों प्रकार के ही हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ये तीनों प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। आगे चलते हैं साथियों। आगे हैं इस मरुस्थल का 41.5% बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, यानी कि देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक तो होता है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, एक होता है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। युक्त क्षेत्र के अंतर्गत ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं और मुक्त क्षेत्र के अंतर्गत ये बालू का स्तूप क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं, है ना। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर नहीं पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है और इसको आप याद कर लीजिए। 41.5% भाग पर नहीं पाए जाते हैं, बाकी 58.5% भाग पर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इसे आप कैसे याद रखोगे? एक याद रख लीजिए, या तो 41.5 याद रख लीजिए क्योंकि इस स्थान पे नहीं पाए जाते। उसके बाद में 100% में से कितना बचेगा? 58.5% भाग बचेगा। उस भाग पर क्या है? बालू का स्तूप पाए जाते हैं। देखिए बालू का स्तूपों के बारे में भी यहाँ पे अध्ययन करेंगे हम। कौन कौन से प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला बालू का स्तूप हो जाता है कौन सा? अनुदैर्घ्य और पवनानुवर्ती रेखीय बालू का स्तूप। हवा की दिशा के अनुसार यह बालू का स्तूप का निर्माण होता है, यानी कि हवा की दिशा के समानांतर जो बालू का स्तूप बनते हैं वह अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सीप, वनस्पति युक्त रेखीय पवन विमुख रेखीय बालू का स्तूप। कौन से बालू का स्तूप होते हैं? अनुदैर्घ्य। हवा की दिशा के समानांतर कौन से बालू का स्तूप बनते हैं? तो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप हवा की दिशा के समानांतर बनते हैं। ये चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बालू का स्तूप बने हुए हैं और कौन कौन से क्षेत्र के अंदर, कौन कौन से जिलों के अंदर बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र पाए जाते हैं। तो जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में, रामगढ़ के दक्षिण पश्चिम में, जोधपुर और बाड़मेर क्षेत्र में यह अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं। आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा मेरे साथियों। और आगे चलते हैं। जो अगला बालू का स्तूप है वह अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। वह हवा की दिशा के समानांतर ही बनते हैं। ये तो है कंप्रोमाइज, यानी कि जैसे हवा चलती है वैसे तो बनते हैं, लेकिन हवा की दिशा के समकोण पर बनते हैं अनुप्रस्थ। हवा के दिशा के समानांतर बनते हैं अनुदैर्घ्य। यानी कि जितने भी बालू का स्तूप बनते हैं वो ज़्यादातर हवा के कारण बनते हैं। बरखान बालू का स्तूप अनुप्रस्थ तो बनते ही हैं, लेकिन अर्धचंद्राकार उनकी आकृति हो जाती है। अर्धचंद्राकार आकृति होने के कारण देखिए यहाँ पे इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के बालू का स्तूप बने हुए हैं, लेकिन इनकी आकृति कैसी हो जाती है? अर्धचंद्राकार हो जाती है। यहाँ पे जैसे ही अर्धचंद्राकार हो जाएगी तो वह कौन से कहलाएंगे? बरखान बालू का स्तूप क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपने ये नोट कर लिया होगा और आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। आगे हैं पैराबोलिक और पैराबोलिक, जिसे हम हेयर पिन जैसी आकृति के बालू का स्तूप भी कहते हैं, है ना। देखो यहाँ पे आप स्थान है, स्थान को भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे कि जो बरखान है वह चूरू, भालेरी, सिक्कर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और जोधपुर के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं बरखान वाले। अब आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, जैसे आपको यहाँ पे बरखान जो बालू का स्तूप दिख रहे हैं, थोड़े दिनों बाद इसका फिर से अपर्दन होता है और हेयर पिन की आकृति ले लेता है। ये हेयर पिन की आकृति ले लेगा तो ये है पैराबोलिक या पैराबोलिक, यानी कि हेयर पिन आकृति के समान यह बालू का स्तूप बन जाएगा। और ये सभी बालू का स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के बाद बनते हैं, ये भी आप नोट कीजिएगा, है ना। ठीक है। और कई विद्वान तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के दो प्रकार बताते हैं, बरखान और पैराबोलिक। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में एक बालू का स्तूप और आ जाता है जो है तारे जैसी आकृति में। देखो आप देख सकते हैं स्टार जैसी आकृति में। यह किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। मोहनगढ़, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर के अंदर ये तारा स्तूप बालू का क्षेत्र, यानी कि तारा स्तूप जैसे ये बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र वाले आकृति पाए जाते हैं।
है ना। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। उसके बाद में आप और देख सकते हैं, एक है यहाँ पे आप देख सकते हैं नेबखा, झाड़ियों के पीछे रेत के जमाव के कारण ये बालू का स्तूप बनते हैं, जो कि संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जहाँ पर भी झाड़ियाँ होती हैं ना, वहाँ पर ये बालू का स्तूप बनते ही हैं। लूनेट, झीलों के किनारे नव चंद्राकार आकृति के अंदर बनते हैं, झीलों के किनारे। और आपको मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ, हमारे जैसलमेर के अंदर भी एक झील पाई जाती है, जैसलमेर के अंदर भी झीलें पाई जाती हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? और एक झील का नाम, किसी भी एक झील का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद में धरियन, जो कि स्थानांतरणशील और बालू स्तूपों का स्थानीय नाम है, जो कि संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। तो मैंने आपके सभी बालू स्तूपों के बारे में बताया, इनके प्रकार के बारे में आपको समझा है, किस प्रकार की इनकी आकृति बनती है, कौन कौन से क्षेत्रों में इनकी आकृति बनती है, ये आप जरूर याद रखिएगा। पाकिस्तान के भौतिक स्वरूप को लेकर चल रहे थे और हम पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र को अध्ययन कर रहे थे। अब देखो कुछ शब्दावलियां हैं, उन्हें भी आपको याद रखना है। देखो मैंने इससे पहले आपको बालू स्तूप क्षेत्रों के बारे में अच्छे से बताया है। देखो एक होती है थली या डांड उसे कहते हैं। बालू स्तूपों के बीच गर्तनुमा भाग क्या कहलाता है? यानी कि इधर भी बालू का स्तूप बना हुआ है, इधर भी बालू का स्तूप बना हुआ है, और जो बीच का भाग है वह क्या कहलाएगा? थली कहलाएगा, या उसे डांड क्षेत्र भी कहता है। उसके बाद में आता है तली। ये शब्दावलियां हैं, ऐसे कैसे एग्जाम में पूछ ली जाती है, और सेकंड ग्रेड एग्जाम में तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इन चीज़ों को आप जरूर याद रखिएगा मेरे साथियों। थली, सर, महरो, तीन इसके नाम हैं। और ये देखो किस प्रकार से बनता है। मरुस्थल की निचली भूमि वर्षा जल एकत्रित होने पर टाट या रन का निर्माण होता है ना। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जिन्हें अस्थायी झील भी कहते हैं, तल्ली भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, निचली भूमि यानी कि यहाँ पे बालू का स्तूप, यहाँ पे बालू का स्तूप, और जो वर्षा क्षेत्र इकट्ठा होगा वो निचली भूमि के अंदर ही इकट्ठा होगा, जिसे टाट या रन के नाम से भी जाना जाता है, टाट या रन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में है बालसन, पहाड़ियों से घिरा बेसिन, यानी कि यहाँ पे भी पहाड़ियाँ है और यहाँ पे भी पहाड़ियाँ है, और बीच का जो बेसिन है वो कौन सा बेसिन हो जाएगा? बालसन। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताइए बालसन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र होता है? ऑप्शन ए के अंदर आपको दे दे बालू स्तूपों से बीच गर्तनुमा भाग बालसन कहलाता है, या फिर दो बालू स्तूपों के बीच जो झील होती है उसे हम बालसन कहते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन ऐसा हो कि पहाड़ों से घिरा बेसिन बालसन कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए कि पहाड़ों से घिरा जो बेसिन होता है वह बालसन कहलाता है ना। ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। उसके बाद में है पलाया। देखो ये शब्दावली इतनी इंपॉर्टेंट है, और कई बार मैंने देखा है कि कई बार मेरे साथी शब्दावलियों को अच्छे से समझते नहीं है, जिनके कारण उनका क्या है एग्जाम ऐसे कैसे रह जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इनको बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, ऐसे सोचते हैं कि ये यहाँ से थोड़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मुझे कंफर्म पता है कि आपने से कई साथी तो इनका अभी तक नाम भी नहीं सुने होंगे। देखो पलाया, पलाया क्या है? बालसन के मध्य समतल लवणीय भाग पलाया कहलाता है। यानी कि देखो इंपॉर्टेंट बात है कि बालसन की आकृति के बाद कौन सा आकृति बनती है? वह बनती है पलाया। पलाया देखो झील है, लवणीय भाग, लवणीय यानी कि खारी पानी की झीलों को पलाया कहते हैं। जो यहाँ पहाड़ है, यहाँ पहाड़ है, बीच में वर्षा जल के कारण कोई पानी इकट्ठा हो गया है, फिर या फिर अन्य किसी भौगोलिक कारण से पानी इकट्ठा हो गया, फिर इकट्ठे पानी को हम पलाया कहेंगे, है ना। जो कि खारे पानी की झील भी हो सकती है, और लवणीय भाग हो जाता है ये, है ना। उसके बाद में पेडिमेंट, पहाड़ियों के अग्रभाग का मंद ढाल क्षेत्र क्या कहलाता है? पेडिमेंट। साथियों एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको ये नोट्स ऐसे कैसे चाहिए तो आप स्क्रीन पे आए हुए नंबरों पे एक बार ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपको ये जो PDF है वो आपको शेयर कर दूं। उसके बाद में है बजादा। बजादा क्या है? पेडिमेंट व पलाया। देखिए बजादा क्या है? पेडिमेंट व पलाय के मध्य कंकड़ पत्थरों का जमाव हो जाता है, वह बजादा कहलाता है। ये स्थलाकृतियाँ है साथियों, ये भूगोल के अंदर ऐसे ऐसे पूछी जाती है। स्थलाकृतियाँ आपको जरूर याद रखनी है।
और चित्र के माध्यम से तो आपको अच्छे से स्पष्ट तरीके से यह समझ में आ रहा होगा, और मैं भी बिल्कुल आराम से आपको समझा रहा हूँ। वीडियो को जो अंत तक देख लेगा ना, वही मुकद्दर का सिकद्दर कहलाएगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस है, तो वो तो इस वीडियो को पूरा देखेगा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे जो मैटर हम पढ़ रहे हैं ना, वो मैटर हर जगह पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे चित्रों के माध्यम से, ऐसे नोट्सों के माध्यम से कहीं पे पढ़ाई नहीं करवाई जाती है। और देखो पेडिमेंट, देखो एक चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो होता है पेडिमेंट, उसके बाद में बजादा, उसके बाद में पलाया। देखो इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। मंड ढाल पेडिमेंट कंकड़ पत्थरों का जमाव होने के बाद वह बजादा कहलाता है, और समतल लवणीय भाग हो जाता है जहाँ पर कुछ पानी इकट्ठा हो जाता है, वह पलाया कहलाता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, है ना। आगे चलते हैं साथियों। आगे है विशेष तथ्यों के बारे में, हम विशेष तथ्य पढ़ेंगे, लेकिन विशेष तथ्यों को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको लाठी क्षेत्र के बारे में बता देता हूँ। देखो लाठी क्षेत्र कौन सा है ना, भूजल भंडार है ये लाठी क्षेत्र। लाठी क्षेत्र कौन सा होता है, देखो ऊपर तो आपको हल्की हल्की हरियाली दिखेंगी, झाड़ियाँ दिखेंगी, लेकिन अगर आप नीचे देखोगे तो आप उस रेतली बलुई मिट्टी दिखेगी, लेकिन उसके भी नीचे आप देखोगे तो आपको जल भंडार मिलेगा, जो कि एक चमत्कार से कम नहीं है। और ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता है ज़्यादातर, यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऐसा होना एक चमत्कार से कम नहीं है ना। क्योंकि बताइए, आप कोई भी ऐसा अनुमान नहीं लगा पाएगा कि इस रेतीले क्षेत्र के नीचे पानी है, और इस पानी के जमाव का जो कारण है वह अवसादी चट्टानें हैं, क्योंकि इसके नीचे पानी रिस नहीं पाता है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। वर्षा के कारण जो पानी आता है वो यहीं पे इकट्ठा हो जाता है। तो लाठी क्षेत्र आपको पता चल चुका होगा, अभी आगे और पढ़ेंगे। और छप्पन की पहाड़ियाँ, सिवाना और बाड़मेर क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं, सिवाना और बाड़मेर क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं वो छप्पन की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। आगे चलते हैं विशेष तथ्यों की ओर। बाप बोल्डर्स जो कि जोधपुर में है। देखो काल भी इम्पोर्टेंट है, आप काल देख सकते हैं कि कौन से काल में इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है ना, कौन से काल में इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। उसके बाद में आप आइए आकल एवं भ्रासर जैसलमेर जो पार्क है, यानी कि जुरासिक काल में जिस क्षेत्र का निर्माण हुआ है वो आकल पार्क कहलाता है ना, इसे इतना ही याद रख लीजिए आप। और जुरासिक काल कब था, 18 करोड़ वर्ष पहले, और इस चित्र के माध्यम से आप इसे समझ पा रहे होंगे। उसके बाद में लाठी सीरीज जैसा मैंने आपको बताया, लाठी सीरीज वह सीरीज होती है जो ऊपर तो क्या है, हल्की हल्की हमें घास देखने को मिल जाती है, क्योंकि नीचे थोड़ा सा पानी रहता है। उसके बाद में रेतुली बलुई मिट्टी होती है, लेकिन नीचे पानी का जमाव रहता है, क्योंकि अवसादी चट्टानों के कारण वह नीचे रिस नहीं पाता है। सरस्वती नदी के अवशेष स्वरूप भूजल भंडारों से युक्त, देखो चंदल नलकूप को थार का घड़ा कहते हैं। चंदन नलकूप को क्या कहते हैं, थार का घड़ा कहते हैं, है ना, ये भी आप याद रखना। उसके बाद में है इस मरुस्थल में जोधपुर में परमिनियन यानी कि कार्बनिफेरस काल में बाप बोल्डर सिमानी और विशेषताओं से युक्त, जैसलमेर के आकल व ब्रह्मासर, या आप जो भी इसे समझिए, कि समुद्री निक्षेप जुरासिक काल, यानी कि जुरासिक काल कब था, 18 करोड़ वर्ष पूर्व के वानस्पतिक जीवाश्म से युक्त। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र की अवसादी चट्टानें सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में जल भंडारों से युक्त है। जैसलमेर के चंदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जैसलमेर के जो नलकूप है, देखो एक चीज़ आप समझे, लाठी सीरीज होती है ना, वहाँ पे नलकूप भी होते हैं, उनमें सुबह सुबह पानी इकट्ठा हो जाता है, और जो वहाँ पे निवास करने वाले महिलाएं हैं वो सुबह सुबह यहाँ से पानी भर के लेके जाती है। वो जो नलकूप होते हैं उन्हें चंदन नलकूप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे शीतल और ठंडा पानी सुबह सुबह देखने को मिलता है। क्योंकि इसका महत्वपूर्ण कारण तो यह हो जाता है कि रेगिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे गर्मी भी सबसे ज़्यादा पड़ेगी और रात को ठंडी भी सबसे ज़्यादा रहती है, और जो रात को ठंड रहेगी तो नीचे जो पानी है वह भी ठंडा ठंडा हो जाता है, और पानी ठंड के कारण वहाँ पे जल्दी से और अच्छे से इकट्ठा हो पाता है, और सुबह महिलाएं वहाँ से पानी लेकर चली जाती है। तो चंदन नलकूप जिसे थार का घड़ा भी कहते हैं,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं साथियों। आगे देखो कुछ समवर्षा रेखाएं हैं, जैसे कि 50 सेमी समवर्षा रेखा। देखो आप देख सकते हैं कि 50 सेमी समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थल के पूर्व में सीमांकन करते हुए अरावली से अलग करती है। यानी कि अरावली से अलग करने वाली रेखा कौन सी है? 50 सेंटीमीटर वाली रेखा। यानी कि यहाँ पे चित्र में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। देखो ये जो मैं अब रेखा बना रहा हूँ, ये है 50 सेंटीमीटर वाली रेखा, जो अरावली के पूर्व में, सॉरी, पश्चिमी मरुस्थल को अरावली और पश्चिमी मरुस्थल के बीच में स्थित है ना। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। और जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वह भी दो प्रकार से होता है। जैसे कि एक तो होता है कि शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, एक होता है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। इसे भी दो प्रकार से तो हम यहाँ पे आ चुके थे कि हम समझ रहे थे कि समवर्षा रेखाएं कौन कौन सी है। देखिए एक तो होती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो कि अरावली और पश्चिमी मरुस्थल को अलग करती है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पे ये है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और ये है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वह पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, जो कि एक हो जाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल, एक हो जाता है शुष्क मरुस्थल। और जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वह अरावली के पश्चिम की ओर स्थित है ना। अरावली यानी कि अरावली और पश्चिमी मरुस्थल को विभाजित करती है, अलग अलग करती है। रेतीला शुष्क मैदान 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम के अंदर है ना। रेतीला शुष्क मैदान आप इसके देख सकते हैं। उसके बाद में अर्ध शुष्क बांगर क्षेत्र, जो कि 25 सेंटीमीटर के, देखो एक तो देखो दो तीन चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जो कि पश्चिमी क्षेत्र के जो पश्चिम में है, यानी कि पश्चिमी मरुस्थल, यानी कि ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। इसके जो इस तरफ का जो भाग है, ये वाला जो भाग है, उसके अंतर्गत कौन कौन से वो आते हैं, जिले आते हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, फलोदी, बालोतरा और बीकानेर। और इस 25 सेंटीमीटर के जो इस तरफ जो रेखा है, जो इस तरफ का जो भाग है ना, ये आगे का जो भाग है, उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं उनके बारे में यहाँ पे मैं बता देता हूँ कौन कौन से जिले आते हैं, है ना। एक तो घग्गर का मैदान आता है। घग्गर का मैदान हनुमानगढ़ और गंगानगर में स्थित है। घग्गर का मैदान। शेखावाटी का आंतरिक अफवाह मैदान इसके अंतर्गत आता है। नागौरी उच्च भूमि इसके अंतर्गत आती है। लूणी बेसिन या गोडवार बेसिन भी इसके अंतर्गत आता है। ये नोट्स मैं आपको ऐसे कैसे दे दूंगा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। आगे चलते हैं। देखो परीक्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य भी है, उनको भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि थार का घड़ा, जिसे क्या कहते हैं हम, चंदन नलकूप के नाम से जानते हैं। ये ज़्यादातर जैसलमेर में पाया जाता है। प्रमुख आंतरिक अपवाह नदी कौन सी है? कांतली नदी है। यहाँ पे थोड़े थोड़े मिस्टेक हो सकती है लिखने के अंदर, क्योंकि ये इमेज जनरेट करवाई हुई है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसा मैं अपने हाथों से लिख के आपके दूं। ये इमेज जनरेट करवाई हुई है, तो थोड़ी सी इनमें गलतियां हो सकती है, लेकिन ये गलती मैं हाथों हाथ आपको बता रहा हूँ। 56 की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर की है, और बालसन का जो समतल मैदान है वह क्या कहलाता है? पलाया कहलाता है ना। ये आप याद रखिएगा, है ना। आगे चलते हैं। ठीक है साथियों, तो हमने पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को अच्छे से अध्ययन कर लिया है। अब है हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश। यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है, क्योंकि एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब पृथ्वी पे जीवन का निर्माण भी नहीं हुआ था, जीव भी नहीं आए थे, उससे पहले अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो चुका था। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसका जो निर्माण है वह आप याद रख सकते हैं कि प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद आप यह याद रख सकते हैं कि इसका जो एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक है। इसका एरिया गुजरात में पालनपुर, खेड़ा बर्मा, गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स, दिल्ली तक इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई उत्तर से पूर्व की ओर है वह है कितनी? 692 किलोमीटर। और राजस्थान में 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। और इसे खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। इसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है राजस्थान के अंदर। आप इसे भी याद रख सकते हो।
और चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हो कि देखो यहाँ पे राजस्थान के अंदर यह इस भाग में सिरोही से प्रवेश करती है और यहाँ पर कहाँ से है, हनुमानगढ़ का क्षेत्र देख सकते हो, और आप सिक्कर या फिर उसके आगे का क्षेत्र आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसकी जो राजस्थान में लंबाई कितनी है वह आपको याद रखनी, कितनी है राजस्थान में, संपूर्ण में तो लंबाई है 692, और राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वह भी आपको याद रखनी है 550 राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है। इसकी औसत ऊंचाई है 930 मीटर, इसकी औसत ऊंचाई है। इतना सा बस ये आप याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं और चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा। देखो राजस्थान में यह सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक है ना, सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक। और यहाँ पे ये थोड़ा गलत डेटा लिखा हुआ है, इसे आप रहने दीजिएगा। जो भी डेटा गलत है उसे मैं सुधार कर आपको नोट्स के अंदर दे दूंगा। आप तो बस इन नंबरों पे मैसेज कर दीजिएगा, जिसके कारण मैं आपको ये नोट्स भेज पाऊँ। आगे चलते हैं साथियों। आगे जो चोटियाँ है वो देख लीजिएगा। देखिए साथियों, जितने भी एरर होंगे वो सभी मैं आपको सही करके दूंगा। अब देखिएगा दक्षिणी अरावली, यानी कि जिसमें सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर और राजसमंद है, उसके देखो दक्षिणी अरावली के अंदर ये क्षेत्र कहते हैं, और सबसे ज़्यादा जो अरावली की ऊंचाई है वो इन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाती है। दक्षिणी अरावली, अरावली को भी 3 भागों में बांटा गया है, एक तो उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली, एक दक्षिणी अरावली। दक्षिण अरावली के अंदर इसकी ऊंचाई भी ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा है। उत्तरी अरावली के अंदर इसकी ऊंचाई भी कम है, चौड़ाई भी कम है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब इसकी पहाड़ियों की ऊंचाई को लेकर हमेशा एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, और सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसकी जो ऊंचाइयां हैं वो इस प्रकार से है साथियों, आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि गुरु शिखर की ऊंचाई तो कितनी है 1722 मीटर। उसके बाद में गुरु शिखर से नीचे कौन सी आ जाती है, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़ और आबू। देखिए स्टार्टिंग की जो 3 सबसे ऊंची चोटियां है वो तो सिरोही के अंदर है ना, सिरोही माउंट आबू के अंदर ये शुरुआत की 3 ऊंची पहाड़ियां सिरोही के अंदर है, और ये दक्षिणी पहाड़ियों का भाग है। कहाँ का है, दक्षिणी पहाड़ियों का एक भाग है। उसके बाद में आपने आबू तक देख लिया। आबू के बाद है कुंभलगढ़, राजसमंद के अंदर है। उसके बाद में है धोनिया, उसके बाद में है ऋषिकेश, फिर कमलनाथ, फिर सज्जनगढ़ के बाद में आता है सायरा, फिर लीलागढ़, उसके बाद में आता है नागपानी, फिर उसके बाद में आता है गोगुंदा। अगर आप इन पहाड़ियों को एक बार में या फिर एक बार आप इन पहाड़ियों को अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन मैं बताऊं आपको कैसा पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि निम्न में से पहाड़ियों का क्रम बताइए, आरोही क्रम ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में जचाइए। तो आपको इन बीच में से ये 5 चोटियाँ दे देगा, है ना, यानी कि हो सकता है कि आपको ये 5-6 चोटियाँ दे दे और पूछ ले कि बताइए, आपसे ऐसा पूछे कि बताइए जो सबसे ऊंची है वह कौन सी है और सबसे निचली वाली यानी कि ऊंचाई में जो जिसकी हाइट कम है पहाड़ी की, वो बताइए कौन सी पहाड़ी है। उसके बाद में पठारों को लेकर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। पठारों के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्वेश्चन है भोराट का पठार। गोगुंदा राजसमंद के बीच जो पठार है वह कौन सा है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार भोराट का पठार है। उसके बाद है लसाड़िया का पठार। सलूम्बर यानी कि जयसमंद झील के पूर्व में कटाफटा पठार लसाड़िया का पठार कहलाता है। उसके बाद में भौमट यानी कि दक्षिणी उदयपुर और डूंगरपुर व सिरोही के बीच में जो पठार है वो भौमट का पठार। उसके बाद में आबू यानी कि सिरोही जिले में 1200 मीटर ऊंचा पहाड़ी खंड कौन सा है, आबू का पठार है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है और मैंने अभी आपको बस पढ़ा भी दिया है। आप बताइएगा सबसे ऊंचा पठार राजस्थान का कौन सा है, वो आप बताइएगा। मेसा का पठार, जहाँ पर चित्तौड़ का किला भी बना हुआ है, मेसा का पठार कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में है। गिरवा पहाड़ी उदयपुर में तस्त्री नुमा पहाड़ियाँ कौन सी है, गिरवा की पहाड़ियाँ। भाकर सिरोही जिले में उबड़ खाबड़ है ना, कटक नुमा जो पहाड़ियाँ है वह सिरोही में है। देशहरो
जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच का जो हरा भरा क्षेत्र है ना, वो देशहरों के नाम से जाना जाता है। अब साथियों, यहाँ पे हमने पढ़े जो पहाड़ियों की जो चोटियाँ थी उनके बारे में पढ़ा, और जो पठार थे उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। अब एक बार आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मैं आपसे एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि बताइए उड़िया का पठार कौन से ज़िले में है। अगर आपके मन में सिरोही ज़िला आ रहा है तो आप बिल्कुल सही हो। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो ध्यान से इस क्लास को अध्ययन करें साथियों, क्योंकि एग्ज़ाम के बहुत कम समय बचा है एग्ज़ाम के लिए, है ना। एक और क्वेश्चन पूछो, आप अपने आँख बंद करिए, मैं आपसे पूछूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए कमलनाथ पहाड़ी ज़्यादा ऊंचाई यानी कि ज़्यादा ऊंची है या फिर अचलगढ़ की पहाड़ी ज़्यादा ऊंची है ना। अपने मन में एक बार सोचिए, कमलनाथ पहाड़ी ज़्यादा ऊंची है या अचलगढ़। तो साथियों अचलगढ़ पहाड़ी ज़्यादा ऊंची है। चलिए, वैसे तो पढ़ते रहेंगे, ऐसे समझते रहेंगे, आगे चलते हैं। अब देखो पहाड़ियों यानी कि अरावली क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख दर्रे, देखो कौन कौन से दर्रे हैं। जैसे राजसमंद जिले के अंदर और पाली जिले के अंदर और उदयपुर जिले के अंदर कुछ दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे, देखो पहले तो मैं बता दूं, दो पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता होता है ना, उसे दर्रा कहा जाता है। दो पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता होता है उसे दर्रा कहते हैं। राजसमंद में जो कमली घाट, दिवेर, जिलवा, पगल्या, हाथीगुड़ा की नाल, ये दर्रे कहाँ पे है, राजसमंद के अंदर। हाथीगुड़ा की नाल, पगल्या, दिवेर, कामली घाट। पाली के अंदर है देसूरी, सोमेश्वर नाल, ये पाली क्षेत्र के अंतर्गत दर्रे है। उदयपुर में है फुलवारी की नाल, ये उदयपुर के अंदर कौन सी है, एक दर्रे है, फुलवारी की नाल और केवड़ा नाल, ये उदयपुर के अंतर्गत आती है। उसके बाद में जालोर की पहाड़ियों के बारे में अध्ययन करें तो जालोर की पहाड़ियाँ ग्रेनाइट और रायोलाइट पहाड़ियों से निर्मित है और यहाँ पे प्रमुख खनिज भी पाए जाते हैं। देखो जालोर का जो पर्वत है वो ऐसे क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई मेरे साथी गलत करके आ जाते हैं। डोरा पर्वत कहाँ है, जालोर में। रोजा भाकर और झारोला कहाँ है, जालोर के अंदर। और एक और चीज़, इसराना भाकर, यानी कि भाकर नाम से देखो दो आ गई है, भाकर कहाँ है, जालोर के अंदर। झारोला कहाँ है, जालोर के अंदर, है ना। ये आप जरूर याद रखें। और इससे पहले मैंने आपको एक और चीज़ याद करवाई थी कि जरगा व रागा पहाड़ियों के जो बीच का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, दशहरों कहलाता है ना। तो बीच बीच में आप रिकॉल करते रहिए, अपने माइंड को रिकॉल करते रहिए कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। थोड़ा बहुत रिकॉल भी हो पाता है ना, तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। आगे चलते हैं। दक्षिणी अरावली का जो मानचित्र है वो देखो कुछ इस प्रकार से आप उसमें देख सकते हैं। थोड़ा सा देखो इमेजेस में हो सकता है कि हल्की फुल्की गलतियाँ हो, क्योंकि ये इमेज जनरेट करवाई हुई है मैं आपके लिए, लेकिन ये नोट्स अगर आप एक बार पढ़ लेते हो ना तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही एक तो ये नोट्स इतने ईजी तरीके से आपको याद हो जाएंगे कि एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, है ना। तो आगे चलते हैं साथियों। आगे हैं महत्वपूर्ण तथ्य। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, हमने ऊपर ही पढ़ा था 930 मीटर है। इसकी जो लंबाई है वो टोटल लंबाई कितनी है, 692, और राजस्थान में 550। यह मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है और वर्षा करवाने में सहायक है ना। ये आपको याद रखना है साथियों। अभी हमने जितना भी अध्ययन किया वो लगभग हमने ज़्यादातर दक्षिणी पहाड़ियों के बारे में अध्ययन किया है। अब मध्य जो पहाड़ियाँ हैं, जैसे मैंने बताया कि अरावली को 3 प्रकार की पहाड़ियों में विभाजित किया गया है। एक तो है उत्तरी, एक मध्य, एक दक्षिणी। दक्षिणी पहाड़ियों के बारे में हमने ज़्यादातर अभी अध्ययन कर लिया है। जो ऊंचाई थी पहाड़ियों की, जो पहाड़ियों में मैंने आपको पूछा भी था क्वेश्चन कि कौन सी पहाड़ी ज़्यादा ऊंची है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाइट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि ये पहाड़ी कितनी मीटर ऊंची है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ऐसा पूछा जाता है कि ये पहाड़ी इस पहाड़ी से ऊंची है या नहीं है। ऐसे ही मध्य, अब हम पढ़ेंगे कौन सी पहाड़ी के बारे में पढ़ेंगे, मध्य अरावली के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम उत्तरी अरावली के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ना, पहाड़ियों की जो ऊंचाई है, यानी कि हम उत्तर की ओर जाते चलेंगे तो पहाड़ियों की ऊंचाई के अंदर भी हमें कमी देखने को मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं मध्य अरावली के बारे में। जयपुर और अजमेर के मध्य, देखिए 2 ही जिलों याद रखने हैं आप, जयपुर और अजमेर के मध्य अरावली की पहाड़ियाँ। प्रमुख चोटियाँ गोरम जी,
मायरा जी, टोडगढ़, तारागढ़, नाग पहाड़, है ना, नाग पहाड़ तो अजमेर में है, ये भी आप याद रख सकते हैं। दर्रे कौन कौन से यहाँ पे, परवेरिया, सोराघाट, शिवपुरा घाट व देबारी दर्रा। उसके बाद में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, अजमेर में स्थित पहाड़ियों जो मारवाड़ के में सॉरी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, अजमेर में स्थित पहाड़ियाँ जो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती है, वह मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहलाती है। मेरवाड़ा के अंदर भी दो चीज़ छुपी हुई है साथियों। मेरवाड़ा में क्या क्या छुपा हुआ है? मेरवाड़ा में एक तो छिपा हुआ है मारवाड़, छिपा हुआ है, और एक छिपा हुआ है मेवाड़। तो मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करने वाली पहाड़ियाँ कौन से ज़िले में पाई जाती है? तो वह अजमेर ज़िले में पाई जाती है। उसके बाद है उत्तरी अरावली। हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं तो ये अच्छा रहेगा। और इसमें भी आप हाइट देख सकते हैं कि नाग पहाड़ी कम ऊंची है, टोडगढ़ पहाड़ी अधिक ऊंची है, और तारागढ़ पहाड़ी की हाइट आप देख सकते हैं। यानी कि सबसे ऊंची कौन सी है? सबसे ऊंची है गोरम जी, मायरा जी और टोडगढ़, तीनों का नाम एक है, सबसे ऊंची तो ये है। उसके बाद में ऊंचाई है तारागढ़ की, और सबसे जो छोटी मध्य अरावली में सबसे छोटी है वह है नाग पहाड़। तो क्वेश्चन पूछ ले जाएगा कि इनमें से क्रम बताइए कि कौन सी पहाड़ी सबसे ऊंची है, कौन सी पहाड़ी सबसे नीची है। और साथियों ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और आपको मैं फिर से रिमाइंड करवा दूं, अगर आपको ये नोट्स ऐसे कैसे चाहिए तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तरी अरावली कौन कौन से जिलों में है? उत्तरी अरावली अलवर जयपुर, अलवर, सिक्कर, झुंझुनू के अंदर ये पहाड़ियाँ है। जयपुर, अलवर, सिक्कर, झुंझुनू। प्रमुख चोटियाँ सिक्कर, देखो प्रमुख चोटियाँ रघुनाथगढ़, सबसे ऊंची रघुनाथगढ़ चोटी है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोडगढ़। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोडगढ़, है ना। और सबसे छोटी चोटी कौन सी है मध्य अरावली की? नाग पहाड़। इतना याद रख लीजिएगा। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ सिक्कर। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। उसके बाद में खो, जो कि जयपुर की है, खो जयपुर की 920। उसके बाद में भैरोच अलवर की 792। उसके बाद में बरबाड़ा, उसके बाद में बबाई, उसके बाद में बिलाली, और आखिर में बेराट की पहाड़ियाँ, है ना। बेराट की पहाड़ियाँ, यहाँ पे कई ऐतिहासिक स्थल भी है और कई ऐतिहासिक घटनाएं भी घटित हुई है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इतिहास को जोड़कर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सारी पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने भौगोलिक चीज़ों को लेकर या ऐतिहासिक चीज़ों को लेकर, और कई तो अपने राजनीतिक क्षेत्र को लेकर या राजनीतिक परिदृश्य को लेकर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि कौन सी किले के अंदर जो आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, जिसमें इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल के समय वहाँ से सोना लिया था, तो जयगढ़ के अंदर से लिया था। अब वो जयगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब पूर्वी मैदान, देखो हमने पहाड़ियों के बारे में पढ़ लिया है अच्छे से। हमने उत्तरी अरावली पढ़ ली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, तीनों अरावलियों के बारे में पढ़ लिया, और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब थोड़ा सा जो चित्र है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो मध्य अरावली है ना, वो अजमेर से लेके जयपुर तक है, और जो उत्तरी अरावली है वह जयपुर से लेकर सिक्कर झुंझुनू तक है। राजस्थान की जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो इमेजेस हैं, ये नोट्स है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल तरीके से बनाए हुए हैं। आगे चलते हैं। आप देखो पूर्वी मैदान, जो तीसरा हमारा जो भौतिक प्रदेश आ जाता है वो पूर्वी मैदान आ जाता है। इससे पहले हमने कौन कौन से भौतिक प्रदेश पढ़ लिए? हमने पढ़ लिया है अरावली, पढ़ ली है हमने, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अच्छे से अध्ययन कर लिया है। अब हम पूर्वी मैदानी प्रदेश को अच्छे से अध्ययन करेंगे। साथियों एक और चीज़ आपको बता दूं, राजस्थान भूगोल में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई पार्ट है, जिस पार्ट को पढ़ के वहाँ से क्वेश्चन सही करना चाहते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही पार्ट होता है, भौतिक प्रदेश का पार्ट। अगर आप इसको अध्ययन कर लेते हो, फिर संपूर्ण राजस्थान का भूगोल बहुत सरल है। ये सबसे लेंथी टॉपिक भी है और सबसे जटिल टॉपिक भी यही है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को अब अध्ययन करेंगे, और इसमें सबसे पहला कौन सा क्षेत्र आता है? चंबल बेसिन, है ना। इसमें सबसे पहले कौन सा क्षेत्र आता है? चंबल बेसिन आ जाता है। उसके बाद में बनास और बाणगंगा पढ़ेंगे, फिर उसमें बाद में पढ़ेंगे मध्यमाही बेसिन। तो सबसे पहले चंबल के बारे में पढ़ेंगे, चंबल बीहड़ युक्त क्षेत्र। देखो ये चंबल नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र है।
चंबल बेसिन कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर का बीहड़ युक्त क्षेत्र है। यहाँ अवनालिका अपरदन की समस्या हमेशा बनी रहती है, जिसके कारण जो निर्मित स्थलाकृति है वो उत्खात स्थलाकृतियाँ बनती है। बीहड़ कहा जाता है उस स्थलाकृति को, और बीहड़ सबसे ज़्यादा बनते हैं धौलपुर में, जिसे डांग क्षेत्र कहा जाता है। और डांग की रानी भी किसे कहा जाता है? धौलपुर को कहा जाता है। सॉरी, डांग की रानी धौलपुर में बनते हैं, करौली में बनते हैं। और करौली में सबसे ज़्यादा डांग क्षेत्र बनते हैं, इस कारण से करौली को डांग की रानी कहा जाता है ना। करौली को डांग की रानी कहा जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे पढ़ेंगे कि बनास और बाणगंगा जो बेसिन है, पूर्वी मैदान को लेकर हम चल रहे हैं ना, पूर्वी मैदान को लेकर। देखो, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, टोंक, जयपुर आदि इसके दक्षिणी भाग को मेवाड़ का मैदान व उत्तरी भाग को मालपुरा करौली का मैदान कहा जाता है। मेवाड़ के मैदान में टीलेनुमा पिडमोंट मैदान है ना। टीलेनुमा पिडमोंट मैदान मेवाड़ के मैदान है। मध्य माही बेसिन, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर क्षेत्र में मध्य माही बेसिन आते हैं, जिसमें प्रतापगढ़ से लेकर बांसवाड़ा के बीच का जो मैदान है वो 56 का मैदान कहलाता है। इसे वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। वागड़ के नाम का क्षेत्र कौन कौन सा है तो मैं आपको बता दूं, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? वो कहलाता है वागड़। 56 का मैदान कौन सा है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र कौन सा मैदान है? 56 का मैदान कहलाता है। ये भी आप याद रखिएगा, है ना। 56 का मैदान आप देख सकते हो ना। और जो मैंने आपको अभी बताया कि मेवाड़ का मैदान है टीलेनुमा पिडमोंट का मैदान है, ठीक है। इमेजेस के माध्यम से आप हल्का इसको समझ सकते हैं, आपके माइंड में एक इमेज जनरेट हो जाएगी, है ना। इमेज को आप, ऐसा तो है नहीं कि इमेज 100% एक्यूरेट बनी हुई है, लेकिन आप इस इमेज के माध्यम से अगर अपने दिमाग के अंदर कुछ छवि क्रिएट कर पा रहे हो तो आप वाकई में एक क्रिएटिव पर्सन हो, और इससे आपको क्या होगा, जल्दी ये चीज़ें याद रह पाएगी, है ना। आगे चलते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में चलते हैं, जो कि हमारा अगला भौतिक प्रदेश है। महान सीमा भाग इस पठारी मैदान को अरावली से अलग करता है। यह मालवा का पठार का उपभाग है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है? जो हमारा हाड़ौती का प्रदेश है वह किस पठार का उपभाग है? तो मालवा के पठार का उपभाग कौन सा है? हमारा हाड़ौती का प्रदेश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, मैं बताऊँ आपको चीज़ें। ये दक्षिणी पूर्वी पठार है मालवा का, और ये बीच के अंदर आप देख सकते हो ये अरावली पर्वत आ गई, और ये महान सीमा भ्रंश आ गई। और मालवा का जो उपभाग होता है, यहाँ पे जो थोड़ा सा उपभाग है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हाड़ौती का प्रदेश, जिसे हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भी कहा जाता है। देखो, आगे चलते हैं। विंध्यान कगार भूमि, चित्तौड़गढ़ से धौलपुर तक बनास व चंबल के बीच बालों का पत्थर से निर्मित विंध्यान कगार भूमि है। दक्कन का पठार उपभाग, ऊपरमाल का पठार बिजोलिया से लेकर चित्तौड़गढ़ के बीच, यानी कि भीलवाड़ा से लेकर चित्तौड़गढ़ का बीच जो पठार है ना, वो कौन सा है? ऊपरमाल का पठार। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ नाम आते हैं, आपको मन में आ जाना चाहिए कि ऊपरमाल का पठार यहीं पे है। डाबी का पठार कहाँ पे है? बूंदी कोटा पहाड़ियों के बीच डाबी का पठार है ना। याद रखिएगा साथियों इसको भी। डंग गंगधर उच्च भूमि झालावाड़ के अंदर। शाहबाद उच्च भूमि 12 में है। यह 12 के रामगढ़ में घोड़े की नाल की आकृतियों की पहाड़ियों तथा उत्काजरित रामगढ़ क्रेटर झील जियो हेरिटेज साइट भी इसमें, मतलब जियो हेरिटेज साइट के में भी इसका है ना। जिसे हम क्या है, जीआई टैग देते हैं ना, आपको पता हो तो जीआई टैग मिलता है किसी भौगोलिक विशेषता के आधार पर। कोई भौगोलिक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से अलग हो, उसे जीआई टैग दिया जाता है। और ये जीआई टैग मिला हुआ है, किसको मिला हुआ है? रामगढ़ क्रेटर झील को जीआई टैग मिला हुआ है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रामगढ़ क्रेटर झील कौन से भौगोलिक क्षेत्र का भाग है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बता सको इसे।
कौन से का है? शाहाबाद उच्च भूमि का भाग, है ना, शाहाबाद उच्च भूमि का भाग है। अब आप इमेजेस के माध्यम से हल्का सा थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हैं, माइंड में अपने थ्योरी सेट कर सकते हैं कि विंध्य कगार भूमि, ऊपर माल का पठार बिजौलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच, यानी कि भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच। डाबी का पठार भी आप याद रख सकते हैं, बूंदी और कोटा पहाड़ियों के बीच, है ना, बूंदी और कोटा पहाड़ियों के बीच। गंगधार उच्च भूमि, है ना, ये कहाँ है? ये झालावाड़ के अंदर है ना। गंगधार उच्च भूमि कहाँ है? झालावाड़ के अंदर है। शाहाबाद उच्च भूमि, रामगढ़ क्रेटर झील। अब मैं बताऊँ क्रेटर झील कैसे बनती है। क्रेटर झील बनती है लावा, ज्वालामुखी से, है ना। देखो मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ तो देखो कैसे बनेगी, ये है वो, देखो अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं थोड़ा सा चित्र बनाऊंगा और उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखो ये हो गया हमारा ज्वालामुखी, है ना, ये ज्वालामुखी हो गया। अब ज्वालामुखी क्या होगा कि देखो ज्वालामुखी धीरे धीरे इसमें उद्गार होना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे शांत हो जाएगा। नीचे जो हमारे भूगर्भ में जो क्रियाएं हो रही है वह क्रियाएं ठंडी हो जाएगी, धीरे धीरे वहाँ पे क्रियाएं कम होगी, यानी कि जो कि प्लेटें आपस में टकराती है, विस्फोट करती है, वो चीज़ें कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, ये भी धीरे धीरे शांत प्रकार का ज्वालामुखी बन जाएगा और भविष्य में यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिया नहीं हो पाएगी। तो धीरे धीरे यहाँ पे जो ये क्षेत्र है वो धीरे धीरे सूखा होता जाएगा और फिर ये आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे क्या होगी, कभी वर्षा होगी, वर्षा होने के बाद यहाँ पे जल इकट्ठा हो जाएगा। अब जल जैसे ही यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एक झील बन जाएगी। ऐसी झीलों को हम क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। और क्रेटर झील का बड़ा भाग होता है कालेडेरा झील क्रेटर झील का एक बड़ा भाग होता है, ये भी आप याद रखिएगा, है ना। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और अब हम देखिए पेन की साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। शाहाबाद उच्च भूमि मैंने आपको बताया, शाहाबाद उच्च भूमि कहाँ है? बारा के अंदर है। बारा के रामगढ़ में घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियाँ भी है। रामगढ़ में घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? बारा में, है ना। और रामगढ़ क्रेटर झील भी है, यही है, कहाँ है? बारा के अंदर है। नदी निर्मित मैदान ये कि हाड़ौती प्रदेश की सबसे बड़ी भू आकृतिक इकाई नदी निर्मित मैदान है, क्योंकि यहाँ पे कई प्रकार की नदी आती है। जैसे कि मैं बताऊँ तो आपको चंबल हो गई नदी, तो इससे क्या है यहाँ पे मैदान बनते हैं। यहाँ पे खेती भी इन्हीं नदियों की सहायता के माध्यम से की जाती है। मेरे एक दोस्त जो कि मेरे कॉलेज के साथी दोस्त है वो भी यहीं का था। तो देखो यहाँ पे सोयाबीन की इनकी खेती सबसे ज़्यादा होती है ना, ये आपको याद रखना है। ये एक ऐसी स्लाइड है, इस स्लाइड के माध्यम से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर पूछ लिया जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक एग्जाम को लेकर ये स्लाइड तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिएगा इस स्लाइड से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए राजस्थान के भौतिक भागों को 4 प्रकार से विभाजित किया है। हमारे जो हरिमोहन सक्सेना है उनका भौतिक विभाजन सर्वमान्य है और उन्होंने 4 प्रकार के भौतिक भागों में हमारे राजस्थान को बांटा है। कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है? 4 भौतिक प्रदेश, जो कि ये निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? आइए हम इनके बारे में बात करें। सबसे पहला भौतिक प्रदेश कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सेकंड नंबर का है मध्यवर्ती अरावली। तीसरा है पूर्वी मैदान। तीसरा कौन सा है? तीसरा है पूर्वी मैदान। और जो चौथा कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी। और जो चौथा है वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का 61.11% एक भाग पर जनसंख्या कितनी है? यहाँ पे 40% जनसंख्या है। इसकी उत्पत्ति तेटिस सागर के स्थान पर हुई है ना। कब हुई है? तेटिस सागर के स्थान पर। और मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश 9% क्षेत्रफल पे, राजस्थान के 9% क्षेत्रफल पे इसका विस्तार है और यहाँ पे लगभग 10% जनसंख्या है। गोंडवाना लैंड इसकी उत्पत्ति का कारण माना जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश 23% भाग पर पूर्वी मैदानी प्रदेश है और यह जनसंख्या का 39% हिस्सा रखता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से स्थान पे है? पूर्वी मैदानी स्थान पर। और तेटिस सागर का स्थान है ये, मतलब यहाँ पे भी तेटिस सागर के अवशेष है। और एक और है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जो कि सबसे छोटा भौतिक प्रदेश हमारा राजस्थान का है, जो कि है 6.89% भाग पे और यहाँ पे 11% जनसंख्या निवास करती है। 11% जनसंख्या निवास करती है। गोंडवाना लैंड
इसका क्षेत्र का निर्माण यानी कि इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है। क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाएगा कि जनसंख्या को लेकर पूछ लिया जाएगा या क्षेत्र को लेकर पूछ लिया जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अब देखो, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन इस स्लाइड के माध्यम से पूछना चाहूँ तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि बताइए कि पूर्वी मैदान में जनसंख्या घनत्व अधिक है या फिर मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अलग है। आप अपनी आंखें बंद कीजिएगा और सोचिएगा इसके बारे में। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जरूर इसका उत्तर अपने माइंड में आ चुका होगा। या फिर एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो बताइए, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिक है या फिर मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अलग है, मतलब अधिक है। इस चीज़ को आप ऐसे भी याद रखिएगा कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों को आधार बनाकर जनसंख्या घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो अच्छे से सोचकर इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों, हम अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा वरिष्ठ अध्यापक एग्जाम को लेकर जो अगला सिलेबस का जो टॉपिक था वह है जलवायु। इससे पहले हमने 2 टॉपिकों को अध्ययन कर लिया है, यानी कि हमने कौन कौन सी टॉपिकों को पढ़ लिया है। देखो मैं बताऊं, हमने शायद 3 टॉपिकों को पढ़ लिया है। देखो, एक तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ लिया है हमने, अरावली पर्वतीय प्रदेश को पूरा अध्ययन कर लिया है। उसके साथ हमने जो मैदानी प्रदेश था उसको भी अध्ययन कर लिया है, मैदानी प्रदेश को भी अध्ययन कर लिया है, और हाड़ौती के पठार को भी हमने वहीं पर अध्ययन कर लिया है। तो ये हमारा हो जाता है अगला टॉपिक, ये है राजस्थान की जलवायु। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह है कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, उपाद्र है। उपाद्र राजस्थान की जलवायु है ना। देखो कैसे, देखो समुद्र से जो हवाएं उड़ती है वो उठकर आती है, आगे आती है। इससे क्या है, पश्चिमी विक्षोभ कैसे आता है कि जो ये भूमध्य सागर, आपने नाम सुना होगा कि यूरोप के अंदर है भूमध्य सागर, वहाँ से हवाएं आती है और शुष्क हवाएं आती हैं और अरावली से टकराती है, फिर वर्षा करती है, जिसे हम माउंट के नाम से जानते हैं। तो ये इमेज तो इस बात का संदेश करते हैं ना, कि ये इमेज दर्शा रहा है कि माउंट वर्षा कैसे होती है ना। पश्चिमी विक्षोभ के कारण माउंट वर्षा होती है, इसे आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे हैं ग्रीष्म ऋतु। मार्च से लेकर जून तक जो वर्षा होती है वो कौन सी होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है ना। ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, हवाएं चलती है, धूल भरी आंधियाँ चलती है। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ कौन से जिले में चलती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ गंगानगर में चलती है ना, याद रखना आप लोग। सबसे ज़्यादा गेहूँ की खेती कहाँ होती है, वो भी गंगानगर के अंदर होती है, ये भी आपको याद रखना है। देखो, ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेकर जून तक ग्रीष्म ऋतु चलती है। तापमान कितना रहता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान रहता है। पश्चिमी मरुस्थल में निम्न दाब का केंद्र बन जाता है, यानी कि हमारा जो रेगिस्तान है, देखो हमारा ये राजस्थान का ये जो मैप है, राजस्थान का मैप आप देख सकते हैं। अच्छे से नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा साथ ही। ये हमारा पश्चिमी मरुस्थल भाग है ना, पश्चिमी मरुस्थल भाग। गर्मियों में क्या होता है, यहाँ पे जो हवाएं हैं वो गर्म होकर क्या होती है, ऊपर उठती है। और जैसे जैसे यहाँ पे हवाएं ऊपर उठेगी, फैलेगी, यहाँ पे क्या है, हवाएं फैलेगी, तो यहाँ पे जो दाब क्षेत्र है ना वो निम्न हो जाएगा। दाब क्षेत्र क्या होगा, कम हो जाएगा। निम्न दाब का केंद्र कौन सा बन जाता है, ये हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र बन जाता है, जिस कारण से यहाँ पे जो अन्य आर्द्र हवाएं, भारी हवाएं हैं वो यहाँ पर कवर करने के लिए यहाँ पर हवाएं आती है, दूर दूर से यहाँ पे हवाएं आती है। और फिर यहाँ पे जो पूर्वैया है, आपको कभी पूर्वैया आपने अध्ययन किया होगा कि बंगाल की खाड़ी से हवाएं आती है, तो साथियों कुछ मिस्टेक के कारण हम समझ रहे थे कि पूर्वैया कैसे आती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि पूर्वैया कैसे आती है। देखिए साथियों, हम समझ रहे थे कि पूर्वैया कैसे होती है। पूर्वैया, आप देखो मैं समझाना चाहूँ तो आप समझिएगा, ये हमारा राजस्थान है, और राजस्थान में क्या होता है, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है ना उसे हम पूर्वैया के नाम से जाना था, क्योंकि ये पूर्व से प्रवेश करता है। ये दिशा कौन सी है, ये पूर्वी दिशा है, ये पश्चिमी दिशा है, पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है। अब निम्न दाब का केंद्र कौन सा बन जाता है, निम्न दाब का केंद्र बन जाता है मार्च और जून के अंदर। ये हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र निम्न दाब का केंद्र बन जाता है, जिससे क्या होती है, हवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर फैलती है। फैलने के कारण ये निम्न दाब के अंदर बन जाता है, और जिससे आंधियाँ भी उत्पन्न होती है। सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर में आती है, वो मैंने आपको समझा दिया है ना। देखो
सर्वाधिक आंधी किस प्रकार से आएगी, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। ये ऐसा है कि देखो यहाँ से हवाएं क्या होगी, फैलेगी, और जैसे जैसे फैलेगी तो यहाँ पे जो सबसे जो पास का क्षेत्र है वो गंगानगर पड़ता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा, हवाएं आएगी और धूल भरी सर्वाधिक आंधियाँ यहीं पे आती है ना। ये आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। और थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि पूर्वीय कैसे आती है, वो भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे निम्न दाब का केंद्र बन चुका है पश्चिम की ओर, और ये पूर्व की ओर से हमें क्या आ रही है, पूर्व की ओर से हवाएं आ रही है, जल वाष्प लेकर हवाएं आ रही है। वो धीरे धीरे प्रवेश करेगी, और प्रवेश करने के बाद अरावली, क्योंकि यहाँ के निम्न दाब क्षेत्र को ये हवाएं भरने के लिए यहाँ पर आएगी, और अरावली से टकराएगी। अरावली से टकराने के बाद यहाँ पे वर्षा करेगी। ये वर्षाएं क्या कहलाती है, ये वर्षाएं पूर्वैया कहलाती है ना। तो ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक रहती है, मार्च से लेकर जून तक ग्रीष्म ऋतु रहती है राजस्थान के अंदर, है ना। और मेरे साथी ये बताइए कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर कौन सी खेती की जाती है राजस्थान में, ये आप बताने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो मैंने पानी पी लिया है और हम आगे चलते हैं। देखो वर्षा ऋतु होती है जुलाई से लेकर सितंबर तक। अब देखो अभी वर्तमान में कौन सा महीना चल रहा है, वो चल रहा है जून। अगले महीने से वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वर्षा अभी भी हो रही है, लेकिन वर्षा ऋतु की जो एक्चुअल डेट है वह जुलाई के अंदर आती है, और जुलाई से लेकर सितंबर तक हमारी वर्षा ऋतु रहती है। कुल वार्षिक वर्षा का जो वितरण, कुल वार्षिक वर्षा का 90 से 95% इसी ऋतु में प्राप्त होता है। यानी कि राजस्थान एक ऐसा जिला है, ऐसे क्षेत्र की एक ऐसी भौगोलिक विशेषता वाला क्षेत्र है जिसकी जो अधिकतर वर्षा है वह वर्षा ऋतु के अंतर्गत ही होती है। अगर हम भूमध्य क्षेत्र के आसपास रहते हैं तो वर्षा ऋतु हो या ना हो, या ग्रीष्म ऋतु हो या फिर शरद ऋतु हो, हमें वहाँ पे हमेशा हमें वर्षा ही देखने को मिलती है ना। लेकिन ऐसा हमारे भारत देश में या फिर हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर ऐसी विशेषताएं नहीं है। तो देखो वर्षा ऋतु के बारे में बताया। एक तो देखो वर्षा भी हमें 2 प्रकार से प्राप्त होती है। एक तो होती है हमें अरब सागरीय वर्षा प्राप्त होती है अरब सागर से, एक होती है हमें बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से जो वर्षा प्राप्त होती है, राजस्थान में जो वर्षाएं आती है उन्हें हम पूर्वैया के नाम से भी जानते हैं। देखो अरब सागर से जो वर्षाएं प्राप्त होती है उनके बारे में अब अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ। अरावली के समानांतर होने के कारण सिरोही की कुछ भाग को छोड़कर वर्षा नहीं करती है। देखो ये अरब सागर है, अरब सागर से ये हवाएं, ये जो जलवाष्प है वो लेकर आ रही है, और यहाँ पे सिरोही, यहाँ पे क्योंकि सबसे ज़्यादा पर्वत है यहाँ पे, है ना। देखो समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे साथी, जो भी दिमाग लगाएगा वो समझ जाएगा। सबसे ज़्यादा जो पर्वतों का ज़्यादातर जो घनत्व है राजस्थान के अंदर, सबसे ज़्यादा पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, सिरोही के अंदर पाए जाते हैं। और सिरोही के अंदर पाए जाते हैं तो यहाँ पे ये जो आती है वर्षा वो इस प्रकार से आती है ऐसे, और सिरोही में जो पर्वत है वहाँ पे टकराएगी और यहाँ पे वर्षा कर देगी। लेकिन आगे जैसे जैसे हवाएं चलेगी वहाँ पे क्या है, अरावली समानांतर है, यहाँ पे अधिक घनत्व नहीं है पर्वतों का। फिर भी पर्वतीय क्षेत्र में तो वर्षा हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो हमारा जो रेतीला मैदान है, मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ पे तो वर्षा नहीं हो पाएगी। इसके समानांतर होते हुए, इसके समानांतर अरावली पर्वत के समानांतर होते हुए बंगाल की खाड़ी वाली जो वर्षा है वो आगे जो अरब सागरीय वर्षा मानसून है वो आगे चला जाएगा। अरब सागरीय मानसून सबसे पहले कहाँ पे आता है, तो सबसे पहले आता है अंडमान निकोबार के दक्षिणी इंदिरा कोल के पास। उसके बाद में हमारे भारत की मुख्य भूमि में आता है केरल मालाबार तट पे, जो कि 5 जून के आसपास प्रवेश करता है। 5 जून के बाद धीरे धीरे आगे चलते चलते जुलाई माह के अंदर लगभग राजस्थान के अंदर वर्षा ऋतु स्टार्ट होती है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि प्राय देखा जाता है कि जून महीने के अंदर ही जो ये क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, कौन सा वाला क्षेत्र, ये जो सिरोही वाला क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा स्टार्ट हो जाती है। ये समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम ज़्यादा डीपली नहीं जाते क्योंकि समय भी तो कम बचा है वरिष्ठ अध्यापक एग्जाम के लिए, है ना। तो ये अरावली की पर्वत सिरोही में तो वर्षा करती है लेकिन आगे वर्षा नहीं कर पाती है। बंगाल की खाड़ी की जो शाखा जो है वो अरावली के समकोण पर है। समकोण पर किस प्रकार से है, आइए इसको समझे। ये बंगाल की खाड़ी है, ये मानसून आ रहा है, ये अरावली पर्वत है, तो इसके समकोण पे ही तो है ना, इसके समकोण पे ही है। अब इससे टकराने के बाद यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। यानी कि मैं सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूँ कि अरब सागरीय शाखा से कम राजस्थान में वर्षा होती है, लेकिन
बंगाल की खाड़ी शाखा से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। ये आपको याद रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में, बताइए कि निम्न में से कौन सी शाखा से वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होती है। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए अरब सागर से ज़्यादा वर्षा होती है या बंगाल की खाड़ी से। तो आप सिंपल सा आपका आंसर होना चाहिए, राजस्थान में तो बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा वर्षा होती है। और अगर मेंस, अगर आप आरएस मेंस वगैरह लिख रहे हो तो आप इसका एक्सप्लेनेशन भी बता सकते हो कि इस प्रकार से यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। तो देखो एक आगे है, मानसून का आगमन 20 जून से 15 जुलाई तक पूरा राज्य में पहुंच जाता है। और अभी जो डेट चल रही है वो कौन सी डेट चल रही है, आई थिंक अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 21 जून के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जो वर्षा ऋतु है वो आ चुकी है लगभग। ठीक है, गर्मियाँ अब जाने वाली है, लेकिन पूरे राजस्थान में इसको फैलने के लिए जुलाई माह लग जाता है। इसलिए हमें जो वर्षा ऋतु की जो डेट है वो जुलाई से लेकर सितंबर काउंट किया जाता है। और ये जो मैप है, इस मैप के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि वर्षा किस प्रकार से होती है ना। साथियों, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वरिष्ठ अध्यापक एग्जाम के लिए। और वरिष्ठ अध्यापक एग्जाम के लिए ये शॉर्ट नोट्स, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन, सॉरी, जितने भी राजस्थान भूगोल की जो भी क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 90 से 80% इन्हीं नोट्सों से आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो इन नोट्सों को आप जरूर अध्ययन कीजिएगा। मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार मैं आपको बताऊं, देखो लेटेस्ट जानकारी है, 2024 का मानसून रिपोर्ट मैंने आपके लिए यहाँ पे लिए है ना। देखो सबसे ज़्यादा वर्षा है, लगभग 67.84 सेंटीमीटर वर्षा, यानी कि 56% अधिक वर्षा दौसा सवाई माधोपुर में सर्वाधिक वर्षा अधिक रिपोर्ट हुई है ना। कि मतलब वर्षा में भी बढ़ोतरी हुई है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा में बढ़ोतरी कब हुई है ना, तो वो आपको याद रखना है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और ये थोड़ा सा 2014 का 2024 का मैप है, तो मैं आपको बता देता हूँ। लगभग यही रहता है ना, 2000 इसको 24 ना मानकर आप 26 भी मान ले तो कोई इश्यू नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखो वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से महीने में होती है, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको कौन सा उत्तर देना है, अगस्त महीने में। वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा कौन से महीने में होती है, तो अगस्त महीने में होती है ना। और हर बार का यही रिकॉर्ड है, अगस्त महीने में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। 10 से 15 दिन आगे पीछे होते हैं, लेकिन उससे महीने में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर महीने में फर्क पड़ने लगे तो ये बहुत बड़ा जलवायु परिवर्तन होगा। शीत ऋतु के बारे में बात करें तो शीत ऋतु रहती है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। मानसून की प्रत्यावर्तन की ऋतु अक्टूबर के मध्य रहती है, यानी कि लौटने वाले जो मानसून होता है वो कौन से समय पर लौटता है, वो लौटता है अक्टूबर माह के अंदर। और लौटता हुआ मानसून भारत में आम्र वृष्टि करवाता है, यानी कि आमों को पकाता है ना। ये भी आपको याद रखना है। तो हम अभी तो राजस्थान भूगोल पढ़ रहे हैं। तो मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु होती है वो अक्टूबर से लेकर मध्य दिसंबर तक होती है। शीत ऋतु पश्चिमी विक्षोभ, और ये शीत ऋतु है ना, शीत ऋतु में भी राजस्थान में वर्षा होती है। वो कौन सी वर्षा होती है, वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से वर्षा होती है, जिसे हम माउट के नाम से जानते हैं। और ये रबी की फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि रबी की फसलों को पकाने का काम कौन करता है, माउट करता है। और इन्हें गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन ड्रॉप के नाम से इन्हें किस लिए जाना जाता है, क्योंकि ये भी मैं आपको बता दूं, इन्हें गोल्डन ड्रॉप्स के लिए इसलिए जाना जाता है क्योंकि साथियों जो गेहूं की फसल होती है ना, वो गेहूं की फसल इस वर्षा के माध्यम से पक जाती है, पीली हो जाती है, और पीली होकर ये गोल्डन की तरह दिखती है, इसलिए इन्हें गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राज्य में कुल औसत वार्षिक वर्षा 57.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये मैं नोट्स में करेक्ट कर दूंगा, 57.5 सेंटीमीटर। अभी तक तो मेरे कई साथियों को ये भी नहीं पता है कि राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है। तो याद रखिएगा 57.5 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है, याद रखिएगा। और ये डाटा बिल्कुल करेक्ट है एक प्रकार से। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, झालावाड़ है। स्थान कौन सा है, माउंट आबू है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, जैसलमेर में होती है। ऑब्वियसली बात है, आप याद रख सकते हो कि वो शुष्क रेगिस्तानी और मरुस्थलीय प्रदेश है, और वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या होता है, वहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती। अरावली के समानांतर, अरावली इस प्रकार से समानांतर है। अगर अरावली देखो, ये हमारा राजस्थान है,
एक चीज़ आप समझिएगा, ये हमारा राजस्थान है और हमारे राजस्थान में जो अरावली है, क्योंकि जलवायु को मैं रटा के नहीं समझा सकता, मैं मना के समझा सकता हूँ। अगर मैं इस थ्योरी को पूरा का पूरा ऐसे बोलने लग जाऊँ जैसे कि मैंने भौतिक प्रदेश में किया था तो आप समझ नहीं पाओगे। अगर मैं इसको मैप के माध्यम से समझाना चाहूँ तो आप फिर जलवायु को अच्छे लंबे समय तक याद रख सकते हो। और इतना कम समय बचा है तो मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अरावली ऐसे है, अगर अरावली प्रदेश ऐसा ना होकर ऐसे होता, हमारी अरावली ऐसे होती, तो मैं श्योर हूँ कि जो ये आपको जो रेगिस्तान मरुस्थल देखने को मिल रहा है वो रेगिस्तान मरुस्थल अब नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे अच्छी अच्छी वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, जनसंख्या वृद्धि होती, यहाँ पे औद्योगिकरण होता, यहाँ पे कई लोग निवास करते, जनसंख्या वृद्धि भी होती और कई प्रकार के वनस्पति, कई प्रकार के जीव जंतु ऐसे पाए जाते हैं। यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र बहुत कम रह पाता। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने तीनों तीनों ऋतुओं के बारे में अध्ययन कर लिया है। एक बार मैं ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ। हमने सबसे पहले पढ़ा हमने पहले पढ़ा ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा आंधियाँ कहाँ पे चलती है? गंगानगर में चलती है। उसके बाद में हमने वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ा और दो प्रकार की मानसून शाखाओं से हमें वर्षा मिलती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से। और वर्षा का आगमन राजस्थान में कब होता है? तो 20 जून से 15 जुलाई के बीच होता है ना। ये आपको याद रखना है। वो मैंने आपको मैप के माध्यम से समझा दिया था कि वर्षा कैसे होती है राजस्थान के अंदर, ये मैंने आपको समझा दिया था। अब आगे चले तो मानसून रिपोर्ट मैंने आपको बताई कि बताओ कौन से महीने में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो अगस्त महीने में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। आपको बस इतना याद रखना है। और ये ज़िले चेंज होते रहते हैं कि इस बार कौन से ज़िलों में अधिक वर्षा हुई, इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप फिर भी याद रख सकते हैं। मैंने ऐसा बताया कि औसत वर्षा कितनी होती है, तो 57.5 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा झालावाड़ में स्थान माउंट आबू है और सबसे कम जैसलमेर में होती है। अब जलवायु का वर्गीकरण है जो भी आप समझ लेते हैं। देखिए, जलवायु को हमने बहुत ही कम समय में कवर किया है, क्योंकि जलवायु को समझने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए आपको। देखो, जलवायु का वर्गीकरण 5 प्रदेशों में: शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसे स्टेपी जलवायु प्रदेश भी जानते हैं। स्टेपी जलवायु प्रदेश यूरोप और एशिया में ही पाए जाते हैं, है ना। ये भी आपको याद रख सकते हो। यूरोप और एशिया में ही स्टेपी प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं ना, यूरोप और एशिया के अंदर ही। उसके बाद में उपाद्र जलवायु प्रदेश। हम जलवायु का वर्गीकरण कर रहे थे, जलवायु को अध्ययन कर रहे थे सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक एग्जाम के अकॉर्डिंग। और मैंने आपको बताया इससे पहले जलवायु के बारे में थोड़ा बहुत। और हम जलवायु का जो वर्गीकरण है जो 5 प्रदेशों में किया गया है वो इस प्रकार से है। ये पाँचों की सारणी यहाँ पे बनी हुई है, उसको हम अध्ययन करेंगे। तो ये कैसे है, आइए इसको अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है शुष्क जलवायु प्रदेश। वो देखो, बहुत कम वर्षा वहाँ पे होगी, रेगिस्तानी जलवायु वहाँ पे होगी, तापमान बहुत उच्च रहेगा, आर्द्रता बहुत कम रहेगी। ऐसा क्षेत्र के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। वो कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी और बीकानेर। नवीनतम जिलों में बालोतरा और फलोदी इसमें शामिल है। अगला हमारा जो जलवायु वर्गीकरण का जो प्रदेश है वो कौन सा है? वो है अर्ध शुष्क और स्टेपी जलवायु प्रदेश। साथियों, स्टेपी जलवायु प्रदेश वो प्रदेश है जो कि यूरोप और एशिया में ही पाए जाते हैं और अन्य जो कॉन्टिनेंट है उनमें नहीं पाए जाते हैं। कम वर्षा इनकी जो विशेषता है वो कौन कौन सी है? कम वर्षा, गर्मी अधिक होती है, सर्दी शुष्क होती है और वनस्पति विरल होती है यहाँ पे।
यानी कि वनस्पति तो होती है लेकिन सघन नहीं होती है, विरल होती है। दूर दूर एक एक पेड़ पौधे, जो कंटीली झाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती है और पेड़ पौधे बहुत दूर दूर यहाँ पे होते हैं। उसके बाद में उपाद्र जलवायु प्रदेश। उपाद्र जलवायु प्रदेश मध्य यहाँ पे वर्षा होती है, गर्मी में अधिक गर्मी रहती है और सर्दियों में अधिक सर्दी, यानी कि नॉर्मली सी बातें हैं खेती के लिए, लेकिन ये उपयुक्त होती है। और ये ज़्यादातर हमारे जो कौन सा प्रदेश के अंदर पाई जाती है, ये हमारे मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, अलवर, खेरतल और तिजारा इसमें पाई जाती है। आर्द्र जलवायु प्रदेश कौन सी है? 60 से लेके 80 सेंटीमीटर वाली जो जलवायु प्रदेश है वो आर्द्र जलवायु प्रदेश है। अच्छी वर्षा, आर्द्रता अधिक होती है, नदियों व वनस्पति सघन यहाँ पे पाई जाती है। सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा यहाँ पे ये है इंपॉर्टेंट इसके अंदर। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन कौन से है? अति आर्द्र प्रदेश ये है, ये वाला क्षेत्र अति आर्द्र प्रदेश है। ये वाला क्षेत्र अति आर्द्र प्रदेश के अंतर्गत आता है, जिसमें थोड़ा सा हाड़ौती का पठार भी थोड़ा सा शामिल हो जाएगा। और उसके अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ और माउंट आबू उसके अंदर शामिल है। अभी मैंने यहाँ पे आपको अध्ययन करवाया था कि सबसे ज़्यादा वर्षा झालावाड़ में और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। दोनों के दोनों अति आर्द्र में शामिल होते हैं। 80 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पे वर्षा होती है और माउंट आबू में तो 200 सेंटीमीटर के आसपास भी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और यहाँ पे जो वनस्पति होगी वो कैसी होगी? यहाँ पर एक और मैं आपको बात बता दूं, इसी क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, जो कि 1% के आसपास यहाँ पे भौगोलिक प्रदेश में है। अब देखो, थोड़ा सा यहाँ पे मैप के माध्यम से थोड़ा सा अलग से समझाने का प्रयास किया गया है कि जो औसत वर्षा, वार्षिक वर्षा वो किस प्रकार से है ना। तो इस माध्यम से आप समझ सकते हैं ना। सबसे ज़्यादा अधिक कौन सी है? देखो, ये वाला थोड़ा सा मैपिंग में क्या है, हल्की सी गलत हो जाती है। ये सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा वाला स्थान है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, अब थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखो, सीधा सीधा हमने जो जलवायु पढ़ी है उनके बारे में। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 57.5। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिला, स्थान माउंट आबू। सबसे कम वर्षा जैसलमेर। सर्वाधिक आंधियाँ करौली। डांग की रानी करौली। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा माउंट, रबी की फसलों के लिए लाभप्रद, इन्हें हम गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। तो हमने जलवायु अच्छे से अध्ययन कर लिए है। आई होप कि आपके जो वरिष्ठ अध्यापक एग्जाम में जलवायु से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इनसे गलत ना हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम साथियों। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ये नोट्स आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये शॉर्ट नोट्स हैं। इनके आधार पे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आपको ये नोट्स सही है तो स्क्रीन पे आए हुए नंबरों पे आप मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि वनस्पति मुख्य रूप से आधार किसको माना था कोपेन ने? वनस्पति और तापमान और वर्षा को मुख्य रूप से आधार माना था। 4 भागों में बांटा था राजस्थान की जलवायु को कोपेन ने। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। आधार, वनस्पति, तापमान और वर्षा, तीनों को माना था। अब कोपेन ने कुछ कोड दिए थे, जैसे कि BWHW। इसका जो जलवायु प्रकार था वह था उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय। उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय। और इस जिले का जो प्रतिनिधि करने वाला जिला था वो कौन सा था? वो था बीकानेर। मेरे कई साथी जो वरिष्ठ अध्यापक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस चीज़ को ज़रूर याद रखिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन पूछना चाहिए तो वो यहाँ से भी पूछ लेगा कि प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है BWHW का, तो वो हो जाएगा बीकानेर। कौन सा हो जाएगा? बीकानेर जिला। अब इसमें शामिल जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं? वह हैं जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर। यानी कि कोपेन ने यह माना है कि ये BWHW की जो जलवायु है वो मुख्यतः बनती है कौन से जिले में? वो मुख्यतः तो बनती है बीकानेर में। और बीकानेर के आसपास के जो जिले हैं, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ ये शामिल है, ये इनमें भी ये प्रकार की जलवायु बन जाती है। अगला हम उनका था BSHW। BSHW अभी हम मैप के माध्यम से भी याद करेंगे, तो एक बार आप इसको देखोगे तो आपको आराम से आपको ये क्लास बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। यह है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। देखो, मैंने आपको पहले बताया कि स्टेपी जलवायु ऐसे क्षेत्र हैं जो कि यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। अब इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा था? इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला नागौर था। और ये जो इसके जो क्षेत्र, मतलब इसके कौन कौन से जिले हैं? तो बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, नागौर, चूरू और सीकर, ये इसके जिले हैं। सीकर, झुंझुनू भी इसके जिले हैं।
अगला है CWG। CWG ये उपाद्र जलवायु प्रदेश है। टोंक और सवाई माधोपुर इसका क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। अरावली के पूर्व और दक्षिणी पूर्व का हिस्सा जयपुर अलवर भरतपुर दौसा करौली इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप इनको याद रख सकते हैं। अगला इनका जो प्रकार था वो कौन सा था, AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है, झालावाड़। साथियों एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा वर्षा होती है, बांसवाड़ा है। इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है झालावाड़ में। सबसे ज्यादा वर्षा झालावाड़ में होती है। लेकिन AW का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है, वह है बांसवाड़ा। ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कई मेरे साथी अधिक वर्षा वाला स्थान चुनकर गलती कर देंगे, लेकिन इसका जो प्रतिनिधित्व करने वाला जिला था वह था बांसवाड़ा, क्योंकि बांसवाड़ा में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु को फैलाता है उसके आसपास के जो जिले जुड़े हुए हैं, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़ ये शामिल है। और यहाँ पर AW में सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है ना। कौन सी जलवायु पाई जाती है, सवाना प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है AW में। ठीक है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। अब मानचित्र के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप अब आपको दिख भी नहीं रहा तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि BWHW का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर। एक और अभी जो आपने पढ़ा कि AW का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है, तो वो बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या इसका आंसर झालावाड़ है, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। इसके अलावा आप कमेंट में CWG या फिर BSHW का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में इसलिए आपका आंसर पूछ रहा हूँ कि अगर आप कमेंट बॉक्स में एक बार आंसर कर दोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। इसलिए मैं बार बार से कमेंट बॉक्स के लिए बात कर रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। BWHW उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, इसमें जो राजस्थान की कैक्टस, कीकर, बेर, खेजड़ी आदि ये पाए जाते हैं वृक्ष। BSHW देखिए, अब देखो BSHW इसके नीचे जो AW है वो नीचे वाला सबसे आर्द्र वाला है, और CWG जो हमारा मैदानी प्रदेश है वो CWG हो गया, है ना, याद रख सकते हो आप। और आप जिले भी इस अनुसार याद रख सकते हो कि दक्षिण के अंदर तो कौन कौन से जिले आते हैं वो आप याद रख सकते हो, पूर्व के अंदर कौन कौन से आते हैं, सिंपल सी बात है ना। अब BSHW में सेवान कूट लाना प्रकार की जो कंटीली झाड़ियां है वो पाई जाती है। CWG में दाख, सालार, धोक, खेर, बबूल ये क्षेत्र CWG में पाए जाते हैं। AW में कौन कौन से पाए जाते हैं, AW में पाए जाते हैं आम, जामुन, महुआ, बांस और सागवान AW में पाए जाते हैं। कोपेन का वर्गीकरण विश्व स्तर पर जलवायु को समझने के लिए महत्वपूर्ण है ना, विश्व स्तर पर भी समझने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व स्तर पर भी उन्होंने ऐसे ही सिंबलों का प्रयोग करके समझाया था, है ना। और उन्होंने आधार कौन कौन से माने हैं, तो 3 चीज़ों का आधार माना है, वनस्पति, तापमान और वर्षा, तीनों को उन्होंने आधार माना है। आई होप कि आपको जो ये जलवायु का जो वर्गीकरण है, कोपेन के अनुसार जो जलवायु का वर्गीकरण है वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। साथियों, हम वरिष्ठ अध्यापक के अनुसार जलवायु को अध्ययन कर रहे थे, और जलवायु को अध्ययन करने का मतलब ये नहीं है कि हम जलवायु के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ गए। जब तक हम जो वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया है उनको अगर हम थोड़ा थोड़ा भी ना समझेंगे तो जलवायु हमें पूर्णतः समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमने इससे पहले कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को समझ लिया है, अब हम थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मैप के माध्यम से हम समझेंगे और सब कुछ आराम से क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने आधार क्या लिया है, उन्होंने आधार लिया है तापमान, वर्षा और वाष्पीकरण। ठीक है, हल्की सी अगर नोट्स में मिस्टेक है तो वो मैं सही करके दूंगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप दिए गए स्क्रीन पे नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, या फिर कॉल ना करके मैसेज और टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ये वर्गीकरण राजस्थान के संदर्भ में सबसे सटीक वर्गीकरण वैज्ञानिक सबसे सटीक और अधिक वैज्ञानिक वर्गीकरण माना जाता है। लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के लिए। ठीक है, थार्नवेट के कोड कौन से थे, EAD आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, जैसलमेर इसका प्रतिनिधित्व करता है।
कोपेन के अनुसार तो इसका प्रतिनिधित्व करता था बीकानेर, लेकिन थानवेट के अनुसार जैसलमेर इसका प्रतिनिधित्व करता है। बाड़मेर, जैसलमेर पश्चिमी, जोधपुर और बीकानेर का दक्षिणी पश्चिमी भाग वर्षा सबसे कम वर्षा इसी क्षेत्र में होती है। डीबीडब्ल्यू के अनुसार अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है ना। इसका डीबीडब्ल्यू के अनुसार कौन सा इसका प्रतिनिधित्व करता है? इसका प्रतिनिधित्व बीकानेर करता है। और ये आप जिले, इसके जो शामिल जिले हैं वो आप देख सकते हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर इसकी भाग है। आप देख सकते हैं आगे EAD हमने देख लिया है यहाँ पे, DBW आपने यहाँ पे देख लिया है, DAW आप यहाँ पे देख सकते हो, और CAW आप देख सकते हो, सबसे नीचे CAW है। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं कि DBW इसका प्रतिनिधित्व बीकानेर करता है, DAW का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? अजमेर करेगा। ठीक है, कौन सा करेगा? अजमेर करेगा, ये आप याद जरूर रखें। और इसमें देखो राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? DAW, थानवेट के अनुसार, याद रखना है ना, थानवेट के अनुसार। अभी हम त्रिवाथा वाला वर्गीकरण भी देखेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? सबसे बड़ा है तो इसके अंतर्गत सिरोही, पाली, अजमेर, जयपुर, टोंक, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। सिरोही, पाली, अजमेर, टोंक, जयपुर, ये इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। अब CAW बच रहा है, वो बांसवाड़ा इसका प्रतिनिधित्व करेगा। देखिए बांसवाड़ा, कोपेन के अनुसार भी बांसवाड़ा कर रहा था निचले वाले का, और यहाँ पे बांसवाड़ा कर रहा है। इसका जो और शामिल जिले हैं वो कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ इसके शामिल है। अब हम त्रिवाथा वाले वर्गीकरण के ऊपर चलते हैं। त्रिवाथा का वर्गीकरण है, ओनली उन्होंने आधार माना था, वर्षा को आधार माना था त्रिवाथा ने, वर्षा को। जबकि थानवेट ने किसको माना था? वाष्पीकरण को भी माना था, तापमान को भी माना था, और वर्षा को भी माना था। और उससे पहले जो हमने कोपेन का पढ़ा तो उन्होंने किन को आधार माना था? तापमान, जलवायु और वनस्पति को आधार माना था। इन्होंने कोपेन के वर्गीकरण को ही थोड़ा सरल रूप दिया है। देखो कोपेन के वर्गीकरण का भी सरल रूप दिया है, तो कोपेन के अनुसार और इनके अनुसार थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने दिया है BWH, कोपेन ने दिया था BWHW। जलवायु का प्रकार सेम है दोनों का। इन्होंने दिया है BSH, कोपेन का था BSHW, यानी कि WW कोपेन ने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। शामिल जिले लगभग दोनों की सेम है, लेकिन त्रिवाथा का अगला है वह थोड़ा चेंज है, CAW, और त्रिवाथा का अलग है, कोपेन का है CWG। इसके अंतर्गत कौन सा भाग आता है? हाड़ौती का भाग आता है, दोनों के अंदर हाड़ौती का भाग आता है। और त्रिवाथा के अनुसार AW, और उसके अनुसार कोपेन के अनुसार भी AW है। और आप दोनों के माध्यम से ये आप देख सकते हो, ये आपको दिख रहा होगा, मैप के माध्यम से भी आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी कि राजस्थान की जलवायु आपको वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड के अनुसार तो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरा यह उम्मीद है, मेरी यह आशा है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे।